को अपना फर्स्ट बिजनेस आइडिया आया था जब वो बहुत छोटे से थे। बात ये थी कि उनके घर के सामने एक फार्मर रहता था जो फार्मिंग, कैटल्स को पालना, मुर्गियाँ पालना, अंडे बेचना और ऐसे कई सारे छोटे छोटे बिजनेस करता था। अब इन सारी चीज़ों में से ये जो अंडे वाला बिजनेस था ना, उसने फ्रेजर को बहुत ज़्यादा एक्साइट किया। उनके दिमाग में यही चल रहा था कि यार ये वाला बिजनेस अच्छा है, इसमें एफर्ट्स कम लगेंगे, मुर्गियों को सिर्फ खाना खिलाना है और जो वो अंडे देंगे उसे जाके बेचना है। और बस ये था उनका पहला बिजनेस आइडिया, जहाँ से उनकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट हुई। और जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं, द माइंड दैट ओपन्स टू अ न्यू आइडिया नेवर रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल साइज। ये एक छोटे से आइडिया ने फ्रेजर को अपना पहला बिजनेस एस्टैब्लिश करने में काफी मदद की। बिकॉज देखो उसके बाद क्या हुआ कि फ्रेजर अगले दिन ही उस फार्मर के पास गए और उन्होंने बड़ा ही इनोसेंट सा चेहरा बनाते हुए फार्मर से कुछ एग्स फ्री में मांगे। तो ये सुन के फार्मर ने इमीडिएटली एक डब्बे में से कुछ एग्स निकाल के फ्रेजर को बिना पैसे लिए दे दिए। फ्रेजर ने क्या किया कि वो घर गए और उस अंडे को अपने टीवी के ऊपर रख दिया, क्योंकि पहले के टाइम की जो टीवी होती थी ना, स्पेशली उनकी जो टीवी थी वो काफ़ी गर्म हो जाती थी, तो इसलिए उसने उसको वहाँ रख दिया ना। बहुत सारे अंडों में से सिर्फ 4 अंडे हैच हुए, वो उनके लिए इनफ थे। ऑथर ने उस अंडे में से छोटे छोटे चूजे निकले। उन चूज़ों का उन्होंने बहुत अच्छे से ख्याल रखना स्टार्ट किया। वो उसे टाइम टू टाइम खाना देते थे और बस कुछ टाइम बाद वो जो हेन्स थे उसमें से कुछ मुर्गियों ने अंडा देना शुरू कर दिया। और फिर फ्रेजर ने उन अंडों को अपने नेबर्स को ही, अपने दोस्तों को बेचना शुरू कर दिया। और जब पहली बार उन्होंने किया, पहली बार जब उनको प्रॉफिट मिला, तब उनके दिमाग में ये मीम चलने लग गया, पैसा ही पैसा होगा। बट फिर एक दिन जब वो घर आए तब उन्हें पता चला कि उनके जो हेन्स थे, मुर्गियां थी, उसे एक फॉक्स ने खा लिया है ना। ये सुन के वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए। बट वो बोलते हैं ना, एक बार शेर के मुंह में खून लग जाए तो वो और शिकार करने से रुकता नहीं है। उसी तरह ऑथर को भी बिजनेस का चस्का चढ़ गया था। उन्हें समझ में आ गया था कि बिजनेस करके काफी पैसे कमाए जा सकते हैं। इसलिए फिर 8 साल की एज से लेकर 15 साल की एज तक उन्होंने कई सारे छोटे छोटे बिजनेसेस करना स्टार्ट किए। और बस 15 साल की एज में ही उन्होंने एक बिजनेस एस्टैब्लिश किया जिसकी हेल्प से वो मिलियनर बन गए। यस, और जैसे कि आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ों की स्टार्टिंग हुई थी 0 रुपीज़ से। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगा था, सिर्फ कुछ लगा था तो वो था आइडिया, मेहनत और टाइम। अभी देखो मुझे पता है कि शायद आप लोगों के लिए ये मुर्गी वाला बिजनेस करना इतना शायद प्रैक्टिकल ना हो, बट फिक्र मत करो, आगे मैं आपको बताऊंगा कि आज के टाइम के हिसाब से राइट नाउ जो आपके पास रिसोर्सेज है उसकी हेल्प से कैसे आप 0 रुपीज़ से बिजनेस करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन याद रखो, ये आइडियाज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कुछ लेसन जो फ्रेजर ने खुद फॉलो किए थे और जो आपको भी सीखना चाहिए एक अच्छा बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। और वही लेसन आज मैं आपको 48 आवर्स स्टार्टअप बुक से, जो फ्रेजर डोहर्टी ने ही लिखी है, उनकी ये बुक से आपको एक एक करके शेयर करूंगा। और ये लेसन को समझने के लिए आपको लेकिन पहले फ्रेजर की थोड़ी स्टोरी को और अच्छे से समझना पड़ेगा। सुपर जैम एंड मिलियनर एट 15। देखो ऑथर की स्टोरी पे वापस आए तो आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा शायद कि वो 15 साल की एज में कैसे एक मिलियनर बन गए। तो कहानी कुछ ऐसी है ना कि ऑथर एक दिन अपने ग्रैंड मदर के घर गए थे ना। उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो वहाँ पे जैम बना रही थी। ऑथर ने जब वो जैम को टेस्ट किया तो उन्हें वो जैम बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, जिसके बाद ऑथर ने अपनी ग्रैंड मदर से पूछा कि क्या आप भी मुझे जैम बनाना सिखा सकती हो। इसके रिस्पॉन्स पे उनकी ग्रैंड मदर ने कहा हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं ना। उस दिन उन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत ध्यान लगा के ग्रैंड मदर से उस सारी जैम बनाने की रेसिपी को सीख ली। जिसके बाद वो सुपरमार्केट गए, उन्होंने कुछ फ्रूट्स खरीदे और बस घर आके जैम बनाना शुरू कर दिया ना। ये जैम बनाने के बाद उन्होंने उस जैम को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और नेबर्स को टेस्ट कराना स्टार्ट किया, जिसका रिस्पॉन्स ऑथर को बहुत ही पॉजिटिव मिला। इनफैक्ट कई सारे लोग उन्हें पैसे पे करने के लिए रेडी हो गए और यहीं पे उन्हें अपना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल गया था। तो फिर क्या था, उन्होंने घर पे ही जैम बनाना शुरू कर दिया। बट घर में जैम बनाने का जो प्रॉब्लम थी ना, वो ये थी कि वो 1000 से ज़्यादा जैम की बॉटल नहीं बना पा रहे थे हर हफ्ते, और ये एक चीज़ उनके बिजनेस को बड़ा बनाने से बहुत रोक रही थी। तब उनके छोटे से दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना ये जैम फैक्ट्रीज में मशीन्स के थ्रू मैन्युफैक्चर कराया जाए ना। ये सोचने के बाद उन्होंने अपनी रिसर्च करना स्टार्ट करी कि कैसे फैक्ट्रीज में जैम मैन्युफैक्चर होता है। रिसर्च करते करते उन्हें पता चला कि जो जैम का बिजनेस है ना, वो एक्चुअल में हर साल ज़्यादा नहीं बल्कि कम होते जा रहा है, क्योंकि जैम्स में आर्टिफिशियल शुगर होते हैं और लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे थे। इसलिए फिर अगेन उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया और इस बार उन्होंने ऐसी जैम की रेसिपी बनाने पर फोकस किया जिसके अंदर आर्टिफिशियल शुगर हो ही ना। एक ऐसा जैम जो सिर्फ नेचुरल फ्रूट्स और प्रिजर्वेटिव से बना हो ना। ये चीज़ सुनने में तो काफ़ी सिंपल लग रही थी, बट जब उन्होंने प्रैक्टिकली इस चीज़ को करना स्टार्ट किया तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुई। 1 ट्रायल, 2 ट्रायल, 3 ट्रायल, कोई भी अच्छा जैम बन ही नहीं रहा था जिसका टेस्ट अच्छा हो। बट फिर फाइनली काफ़ी मेहनत करते करते एक ऐसी रेसिपी बन ही गई जिसके अंदर कोई आर्टिफिशियल शुगर नहीं था, लेकिन जैम उतना ही टेस्टी था जितना शुगर वाला होता था। स्केलिंग एंड ब्रांडिंग। नेचुरल फ्रूट से बने हुए जैम को उन्होंने सुपरमार्केट में अब सेल करना स्टार्ट किया। जैसे ये नेचुरल फ्रूट से जैम बन गया था उनका टेस्टी,
उसके बाद उन्होंने सोचा कि इसे अब सुपरमार्केट्स में सेल करना चाहिए, जहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा जेम्स को सेल कर सके। इसीलिए फिर वो वेट्रोस नाम की एक सुपरमार्केट थी, वहाँ पे गए ना। ये जो सुपरमार्केट है ना, वो यूजुअली न्यू प्रोडक्ट्स को अपॉर्चुनिटीज देता है अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए ना। वेट्रोस के सुपरमार्केट के जो ओनर थे, जब ऑथर उनके पास गए तो उन्हें वो नेचुरल जेम टेस्ट में तो काफ़ी अच्छा लगा। उन्हें ये भी बहुत अच्छा लगा कि एक सिर्फ 15 साल का लड़का है जो इतना बड़ा बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है। उन्हें ये चीज़ काफ़ी इंस्पायरिंग लगी, बट सिर्फ ये रीज़न बहुत नहीं था उन्हें चांस देने के लिए। इनफैक्ट उन्होंने उसे बताया कि ऑथर के बिजनेस में अभी भी 3 बड़ी कमियां थी जिसकी वजह से उसे चांस नहीं दे सकते। पहला, गुड ब्रांड नेम, दूसरा गुड पैकेजिंग, और तीसरा रिड्यूस द प्राइस। ये 3 प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से उन्होंने फ्रेजर को मना कर दिया। फिर क्या था ना, देखो ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग तो इधर तक भी नहीं पहुंचते हैं, कोई ट्राई ही नहीं करता है, लेकिन फ्रेजर ढीठ इंसान थे, जिद्दी थे। उनका आइडिया तो रिजेक्ट हो गया था, बट स्टिल उन्होंने हार नहीं मानी। वो बहुत सारे ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक्सपर्ट्स के पास गए, उनसे सीखने लग गए कि कैसे वो अच्छा ब्रांड और मार्केटिंग कर सकते हैं। जो करते करते सीखते सीखते उन्हें एक नाम समझ में आया। नाम था सुपर जैम, और उस जैम के कंटेनर पे उन्होंने सुपरमैन, बैटमैन, ये सारी चीज़ों के पिक्चर्स लगाना स्टार्ट किए, क्योंकि वो अपने सुपर जैम को सुपर हीरोज से एसोसिएट करना चाहते थे ना। ये आइडिया के साथ वो कई सारे फैक्ट्रीज में गए ताकि वो अपना सुपर जैम मास में प्रोड्यूस कर सके। बट मोस्टली सारी फैक्ट्री ओनर्स के जो ओनर थे, उन्होंने उनके इस आइडिया को बचकाना बोल के रिजेक्ट कर दिया। बिकॉज सच बात तो ये थी कि वो एक 15 साल का बच्चा ही था जिसका आइडिया भी थोड़ा सा बच्चा जैसा ही था, जिसने ऑथर का ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया ना। ये ऑर्डर मिलने के बाद 15 साल के फ्रेजर को बहुत खुशी हुई। वो उछलते कूदते हुए वेट्रोस के ओनर के पास गए, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंचे, वेट्रोस वाले ने उनके इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, ये बोलते हुए कि जिस फैक्ट्री ने ये ऑर्डर लेने के लिए हाँ बोली थी वो एक्चुअल में बहुत कॉस्टली है, जिससे प्रॉफिट मार्जिन बुक नहीं करा जा सकता है। इनफैक्ट इस टाइम पे जो वेट्रोस के ओनर थे उनको तो जैम का टेस्ट भी पसंद नहीं आ रहा था। अब ये एक और बहुत बड़ा चैलेंज था ना। ये चीज़ फ्रेजर के लिए बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग थी, क्योंकि उन्होंने 1 साल इन्वेस्ट कर दिए थे इसके ऊपर, ये सारी चीज़ें करने में, बट फिर भी उनका आइडिया रिजेक्ट हो चुका था। कई बार उनका दिल किया कि वो गिव अप कर दे, बट स्टिल उन्होंने गिव अप नहीं किया। फिर अगेन वो कई सारे एक्सपर्ट से मिलने गए, जिससे उन्होंने पैकेजिंग और ब्रांडिंग के रोल को और समझा, जहां उन्होंने सीखा कि कैसे प्रोडक्ट का जो एस्थेटिक होता है, ब्रांडिंग होती है, पैकेजिंग होती है, उसका एस्थेटिकली और विजुअली अपीलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी होगी तो आपके सेल्स को 10 गुना तक भी बूस्ट कर सकता है। और तो और ब्रांडिंग अच्छी तरीके से करने से आपका प्रोडक्ट भले से A1 ना भी हो, फिर भी लोग खरीद लेते हैं ना। ब्रांडिंग के ऊपर ऑथर ने सीखा था कि कैसे ब्रांडिंग करने के लिए आपको कोई एक सिंगल रीज़न चाहिए जिससे आप अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर से बेटर बता सको। और ये फिगर आउट करते टाइम उनके दिमाग में एक लाइन आई, 100% फ्रूट्स, नो आर्टिफिशियल शुगर। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसी के साथ उनकी ब्रांडिंग करेंगे, यही चीज़ को कस्टमर्स के दिमाग में छपाएंगे, क्योंकि यही चीज़ थी जो उन्हें उनके कॉम्पिटिटर से आगे लेके जा रही थी। ऐसे ही उन्होंने कुछ ब्रांडिंग में चेंजेस करे, जिसके बाद एक नई फैक्ट्री ओनर से वो मिले, और गेस व्हाट, उनकी डील इस बार सक्सेसफुल हुई। और फिर इसके बाद वो वापस से वेट्रोस के पास गए। उन्होंने उनको प्रॉफिट मार्जिन्स, प्रोडक्ट की न्यू ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ें समझाई, जो चीज़ देख के वेट्रोस के जो ओनर थे वो काफ़ी इंप्रेस हुए और उन्होंने उनका प्रोडक्ट खरीदने के लिए एग्री कर दिया, जिसकी वजह से ऑथर ने एक ही दिन में 50,000 जैम बनवाए, जिसके बाद वो कुछ ही दिन के अंदर न्यूज़पेपर्स में आ गए। उनका बिजनेस टेक ऑफ कर गया और वो एक मिलियनेयर किड बन गए। और बात बस यही नहीं खत्म हुई। इसके बाद ऑथर ने